हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं राजन सीरीज डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो उसको देखते हुए आज हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वेंडोरा ने प्रतिपादित किया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वेंडोरा ने प्रतिपादित किया। अब भाषा विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भाषा विकास का सिद्धांत कोमास्की ने प्रतिपादित किया। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन ड्यूवी थे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन कहे जाते थे? वायोगोत्स्की कहे जाते थे। वायोगोत्स्की जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कहे जाते थे। अब आता है जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। ये विद्यालय उदाहरण प्रगतिशील विद्यालय बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम दृष्टिकोण से तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। थर्स्टन एवं लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ये भाई अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। अभिवृत्ति। बुद्धि का तरल मोजेक मापन किसने दिया? बुद्धि का तरल मोजेक मापन किसने दिया? ये किसने दिया? कैटेल ने दिया। कैटेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ये मापक दिया। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 बार लगभग 2016 में भी आ चुका है। तो ये है व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वायोगोत्स्की सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पारस्परिक शिक्षण जो है ना, जो सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। अब प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थी का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए व मारना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्षम होना चाहिए, या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्यार्थी को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम, क्योंकि सक्षम हो जाएगा तो वो किसी भी समस्या का समाधान स्वयं ही कर सकता है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। मतलब क्या नहीं दिखाता है? तो आप समझ सकते हैं, भग्नाशा नहीं दिखाता है, तनाव नहीं दिखाता है, संबंध नहीं दिखाता है, चिंता नहीं दिखाता है। नहीं दिखाता है पूछा है तो भग्नाशा भी दिखाता है मानसिक विकार के लक्षणों को, तनाव भी मानसिक विकार, क्योंकि तनाव होगा तो आपको प्रतीत हो जाएगा कि भाई मानसिक रोगी है ये, चिंता होगी तब भी प्रतीत हो जाएगा। तो संबंध यह नहीं दिखाता है। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो ये शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता, शारीरिक गतिक, तो यानी शल्य चिकित्सा इसका राइट आंसर। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये आप कहीं जीएस वाले क्वेश्चन में पढ़ भी चुके होंगे। यंत्र नहीं किया जाता है, सांकेतिक भाषा नहीं किया जाता है, ब्रेल लिपि, इसके नाम पे एक ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है जो कि हम हर वर्ष मनाते हैं।
सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मॉडलिंग से भी संबंधित नहीं, अनुकरण से भी संबंधित नहीं है, अभिसारी चिंतन से भी संबंधित नहीं है, अपसारी चिंतन से संबंधित है। सृजनात्मकता क्या होती है? मतलब किसी भी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को नए ढंग से करना, यह क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहलाती है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, 3 भाषा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है 3 भाषा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, यानी कि परिवार से भी सीखते हैं, इसमें विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं और सभी से, यानी कि अब इसमें दा हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि परिवार से भी बच्चा सीखता है, साथियों से भी, विद्यालय से। समाजीकरण यानी समाज में रहने का, अपने को स्थापित करने का भाव समाज सभी से सीखता है। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन थे? ये टरमैन थे। टरमैन। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ यानी कि मंद बुद्धि मान सकते हैं, कह सकते हो आप, तो 71 से कम। 71 से कम। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो आप बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100 करके बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ पढ़ाएंगे, जब भी चाहें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें स्पेशल, जब कोई मेधावी है तो उसे स्पेशल टाइम देने की या उपचारात्मक शिक्षण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो 21वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययिता, क्योंकि मौलिकता सृजनात्मकता से संबंधित है, प्रभावी संबंधित है, उपयोगिता भी संबंधित है। ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो 3 संवेगों को बताया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह स्पीयरमैन ने किया, बंकमैन ने नहीं किया, गिलफर्ड ने नहीं किया, गटमैन ने नहीं किया, तो स्पीयरमैन ने किया। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर और उथल पुथल की अवस्था कहा है? यह वैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल ने। राइट आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल। क्लार्क ने भी नहीं किया, बवर ने भी नहीं, विलियम जोन्स ने भी नहीं कहा। तो स्टैनली हॉल ने कहा कि किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था या तूफान की अवस्था कहा है। आनुवंशिकता का वाहक होता है। आनुवंशिकता क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं वही आनुवंशिकता होती है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन्स। आनुवंशिकता का वाहक क्या होता है? जीन्स जो है ट्रांसफ़र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही होते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से
कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व मापन करता है? कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व मापन करता है? तो इसे देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। यह जो है व्यक्तित्व मापन के काम आता है। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। क्या होता है? तो ये चिंतन, मतलब पूर्व अनुभव, यानी कि वह चिंतन करेगा, पुरानी बातों को सोचेगा, तब नई बात का समाधान निकालेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। ये क्रिएटिविटी हो जाएगी। और ये आप देख भी रहे हैं कि डीएलएड 2015, 16 और 18 में, यानी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सृजनात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप 29वां क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत प्रतिपादन किया किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया? मतलब कोहलर ने अपना सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन मानुष के ऊपर किया। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। कथन किसका है ये कथन फ्रॉयड का है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक ये हो जाएगा आदत। मतलब भूख, आपने देखा भी होगा कि जन्मजात भूख तो जन्मजात लगती है, प्यास भी जन्मजात, नींद भी जन्मजात आती है, पर आदत जो है ना, जन्म के बाद पढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदत। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां नंबर है इसका। असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं। मतलब जिनके घर में कोई संगठन नहीं, मतलब संगठन उस प्रकार के संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ जिसका उनका बैकग्राउंड जो है पढ़ाई का नहीं रहा है। तो जैसे कि स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाह, स्वतंत्र अध्ययन में। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण। संस्कृति और प्रशिक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो इसका राइट आंसर आप समझ ही पाए होंगे, जो असामाजिक कार्य करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे वही होते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में क्या होता है? डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, डिस्मिथिया, सभी। तो डिस्ग्राफिया जो है ना, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, या ये सभी। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आता है? तो ये दा हो जाएगा सभी।
साइज़ॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। मोटे स्वास्थ्य और लंबे शरीर वाले, साइज़ॉइड वर्ग के बालक की बात कर रहा हूँ मैं। प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले और लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक। मानसिक स्वास्थ्य और नियमों को योजना और उन्हें बनाए रखने का अध्ययन केंद्र बिंदु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा हो जाएगा, यानी कि ये कथन किसका है? तो ये ड्रेवर का है। निम्न में से किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का भाई, तो इसका श्रवण दोष यानी कि जो सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बालकों के कोशों एवं पेशियों में समय समय पर होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, परिपक्वता। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले वाला जो 41 नंबर का क्वेश्चन है वो 2016 में भी आ चुका है। अब थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये देखो 2016 में भी आ गया, 2015 में भी आ गया। क्वेश्चन का प्रारूप चेंज है बस थोड़ा सा। तो देखते हैं इसका आंसर। तो कितने सिद्धांतों की चर्चा की उन्होंने? 3 सिद्धांतों की चर्चा की। तो ये ध्यान रखने की बात है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। पावलव ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? पावलव, इन्होंने वनमानुष पर किया। पावलव ने जो सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किस पे किया? जो वनमानुष पर किया। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? ये है विल्ली पर किया। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। अब 46वां क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की वह स्थिति जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? सामायिक समायोजन। तो वाह, मानसिक स्वास्थ्य। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास की दृष्टि से। किशोरावस्था में बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये मैंने पहले ही बताया था और ये 2017 में भी आया, 2015 में भी आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो देखते हैं, 2017 में भी आ चुका है, ये भी 2017 में भी आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है, क्या कहलाता है? द अधिगम अंतरण। ये राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे अन्य चैप्टर्स, अन्य विषयों की 50 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आएंगे। आज हम इसी वीडियो को इतना ही समाप्त करते हैं और आगे मिलते हैं। धन्यवाद।